कितने साल आप एयरफोर्स में रही? 6 साल रहे। अच्छा। और उसके बाद क्या वो मौका आया जब आपने सोचा कि चलो कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है? ये आपने स्टार्टअप वाली बात कर दी कि एयरफोर्स में रहते हुए मेरा दिमाग का हमेशा चंचल था और स्टेबल। आप उस समय भी सोचते थे एयरफोर्स में रहने के बाद भी कि कुछ और करना है? दिमाग शुरू से चंचल रहा। चंचलता में व्यापार के साथ दूर कनेक्ट रहा कभी भी, अच्छा। मतलब क्योंकि घर में थी किराने की शॉप, व्यापार, परिवार व्यापार का हिसाब किताब और रहता। बचपन से करा भी है कुछ, हाँ, ट्रेडिंग तो करी ही है। जब चाहे आप चाय पत्ती बेचो साइकिल पे, चाहे आप दुकान में बैठ के बेचो, या चाहे आप बड़ी ट्रेडिंग करो, बट अल्टीमेटली कनेक्शन तो कहीं ना कहीं व्यापार से रहा। खून में था व्यापार। तो उसमें ये देखा कि यहाँ पर जो शिफ्टिंग होती रहती है, तो एक दो अफसर मेरे सीनियर थे, उनकी शिफ्टिंग हुई, तो उन्होंने मदद मांगी थी, भाई मेरी पैकिंग में मदद करो। तो मेरा वहाँ जाना हुआ, घर पे कुछ सामान बांधा हाथ से, बनी की दुकान से, किराना की दुकान से पुराने कार्टून, बीड़ी बंडल वाले कार्टून, वो लाकर उसका पैक किया, बांधा बूंदी करी। तो वो एक बड़ा उस टाइम पर कहते ना, ये शिफ्टिंग बड़ी पेनफुल होती थी उस जमाने में। तो ऐसा दिमाग में आता था कि क्या कोई इस तरह की एजेंसी हो जाए जो पैसा ले ले, सारा काम कर दे। उस टाइम मतलब कि सोचा था, पर बोले ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत कम अवसर जाते हैं, अगला खोलेगा तो क्या कमा लेगा। इस 1 महीने में 1 अवसर जाएगा, 2 महीने में 2 अवसर जाएंगे, तो उसके लिए क्या कमा लेगा, क्या कर लेगा। हाँ। तो वो इस तरह का सोच रही। अच्छा। मगर ध्यान रहा है कि ये तो छोटा शहर है, कश्मीर दिल्ली वगैरह शहरों में तो बहुत बड़ी होगी, कलकत्ता वगैरह के शहरों में तो और ज़्यादा शिफ्टिंग होगी, हैदराबाद जैसे शहरों में और ज़्यादा शिफ्टिंग होगी, वहाँ तो बड़े बड़े हाँ। दुनिया भर के ऑफिस है। हाँ। ऐसा मन में सोच रहती थी उस टाइम पर कुछ भी नहीं। पर ये था कि अब भारतीय वायुसेना में रहकर मैं कोई ज़्यादा, क्योंकि 5-6 साल में न तो कोई वार हुआ, न कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने को मिला। रूटीन सुबह गए, शाम तक वापस ड्यूटी कर कर आ गए, क्योंकि बिना वार क्या है, एक स्टैंड बाई है, एक्सरसाइज होती रहती है डेली। एक्सरसाइज ऐसा दिन नहीं होता जब एक्सरसाइज ना हो। फौजी को उसी तरह कुछ भी काम ना हो तब भी दफ्तर में जाना है, और जब खत्म हो जाए वही दफ्तर से आना है। तो एक्सरसाइज ज़्यादा थी। तो वहाँ एक ध्यान में आया कि 5-6 साल काम करके ऐसा कुछ काम करूँ जिसमें आज मैं नौकरी लेने वाला हूँ, कल नौकरी देने वाला बना। ये लोग मजाक उड़ाया करते थे, मैं बड़े बड़े सपने लेते हो, यार करूँगा जरूर। ये लड़का, अब उससे संपर्क नहीं हो रहा, मद्रासी था राजगोपाल, एक से संपर्क हो गया एडम, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है। वो क्या करते, ये ना अच्छे सपने ले लेता है, बट वो बहुत पढ़ाकू थे। एयरफोर्स जाने के बाद मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, वहाँ जाने के बाद ओके, केवल ये सपने में रहा, सपनों की पढ़ाई करी। हाँ। तो बड़े अच्छे पढ़ते थे, तो दे वांटेड टू बी लाइक इंजीनियर, और कहीं आईएएस की तैयारी करते थे। एक आईएएस भी बना हमारा, उसने आईआरएस बना, उसकी तैयारी करते थे। तो मैंने न तो आईएएस की तैयारी करी, न आईआरएस की तैयारी करी, केवल अपना बिल्कुल डेडिकेटली काम किया। लोग 6 घंटे की ड्यूटी एक करते थे पूरे 24 घंटे में, मैं 6 घंटे की ड्यूटी प्लस 6 घंटे की, लेकिन 2 ड्यूटी करता था पर डे की। 6 घंटे की ड्यूटी एयरफोर्स की और 6 घंटे अपने एयरफोर्स की। वहाँ पे व्यापार कर नहीं सकते ना, अच्छा। व्यापार की सोच मुझे लगा उसके लिए कुछ तैयारी, ना, कुछ सोचना, कोई तैयारी कुछ नहीं। थी। अच्छा। तो 2 ड्यूटी करता था पर डे की। तो 6 साल के अंदर कई बार लोग बोलते हैं कि आप कहते हैं कि मेरा 12 साल का अनुभव है एयरफोर्स में, पर काम तो आपने 6 किया, मतलब अभी मैं पर डे की 2 ड्यूटी करता था, तो मेरा 12 साल का अनुभव हो गया। एक से सुबह 7 से 1 बजे तक, दूसरी अपने दोबारा 7 बजे से रात के 1 बजे तक। अच्छा। तो ऐसे 2 ड्यूटी होती है। वहाँ कोई ओटी, धन ऐसा कुछ नहीं मिलता, बस शाबाशी जरूर मिलती है। तो वो मेरे को हिम्मत बंधाई कि अब तुम्हारे में जो सीखने का जो टाइम होता था 12 साल का, वो मैंने 6 साल में सीख लिया। और जब इस तरह का काम करते हो ना, हटकर 2 ड्यूटी करते हो, लीग से हटकर कोई काम करते हो, पागलों की तरह काम करते हो, तो लोग आपको कहीं ना कहीं कहना शुरू करते हैं, यार ये बड़ा पागल है, तनख्वाह तो इतनी उसको मिलनी है, इतनी हमारे को मिलती है, फिर ये क्यों लगा हुआ है। 85-90% लोग आपका हौसला, मैं ये कहूँगा आजकल भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मिलते हैं ना, वो ऐसे ही मिलेंगे जो बालकनी में घूमते हैं, ड्राइंग रूम में घूमते हैं, कोई रिसेप्शन में बैठते हैं, कोई भोजन के टाइम पर बात करते हैं। और यार छन मार, ये नौकरी पक्की है ना,
काम कर। वो उसका स्वभाव है, और वो आज भी, मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ तो अपने स्वभाव में घुसा हुआ है। पर 2-4% रेयर टू रेयर्स ऐसे लोग होते हैं जो उनकी न सुने अनसुनी करते हुए अपने काम में इतने मस्त रहते हैं, हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ। दे ऑल डेडिकेटेड। हाँ। जब हम डेडिकेटेड की जिंदगी की जब सूची बनाता हूँ और उन लोगों से जिनसे मिला हूँ उनके बारे में सोचता हूँ, जैसे हमारे ओपी जिंदल जी है, मैं उनका जीवन पढ़ा नहीं, उसके जिनके साथ काम किया, मतलब उनको मैं नज़दीक से देखा। वो डेडिकेट 2:30 बजे जाग खुल गई तो उठकर अपना फैक्ट्री में आ जाते थे, कुर्ते पजामे में। मतलब 1 घंटे जगूंगा, इससे फैक्ट्री में कुछ देख लूंगा। तो लोग उनको पागल क्या करती है, यार ये ओम प्रकाश जिंदल को ओमी क्या करते, छोटा नाम दे लो, ओमी पागल हो गया, इसको नींद नहीं आती, न दूसरे को सोने देता। तो सिमिलरली मेरे को लोग क्या करते, पागल है ये, उठकर फिर ऑफिस चला जाता है एयरफोर्स के अंदर। मिलना उतना ही है, खाना उतना ही है, क्या क्या मिल जाएगा इसको। तो जिस टाइम जब ऐसे ऐसे वर्ड आपको पागल कहना शुरू करो, तो ये सुना हुआ था कि आप इसका मतलब अपनी मिशन लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हो, मिशन पर हो आप हमने। तो मैं वो समझ में आ गया कि अब मैं कहीं ना कहीं मेरा लक्ष्य ये है, अब मैं एयरफोर्स छोड़ भी दूंगा तो भी सफल हो जाऊंगा, क्योंकि जो डिग्री एयरफोर्स में लेनी थी 5 साल 6 साल रहकर, वो मेरे को कहीं ना कहीं मिल रही थी, ऐसा मेरे को अनुभव हुआ। एयरफोर्स में 7 दिन काम करने के बाद 6 दिन, अब 7 दिन काम करते थे या 6 दिन? मैं ये आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? नहीं, हमारे वहां पर वीक में 1 दिन छुट्टी होती थी, कोई संडे को छुट्टी नहीं, कोई भी एक दिन छुट्टी होती थी। और हमारी जो ड्यूटी होती है वो 6 घंटे की ड्यूटी होती है कंटिन्यू। मैं जिस सेक्शन में था एटीसी में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस में, उसमें 6 घंटे की ड्यूटी होती, ज़्यादा उसके बाद ड्यूटी आप कर नहीं सकते। मतलब ऐसा एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि लगातार आप कंसंट्रेट करोगे तो आपसे गलती हो जाएगी, हो सकती है। ओके। तो मैं पहले 6 घंटे की ड्यूटी करके 6 घंटे का रेस्ट, फिर 6 घंटे की ड्यूटी, तो ऐसे 24 घंटे में 2 ड्यूटी करता। अभी कुछ दिन पहले इन्फोसिस के फाउंडर श्री नारायण मूर्ति जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसपे बहुत बवाल मच गया था पूरे देश में, कि हमारे देश के युवा को 70 घंटे काम करना चाहिए वीक में। जो सर आप जो बोल रहे हैं वही लोगों ने बोला कि सैलरी तो उतनी ही मिलती है, 8 घंटे अगर हम काम करते हैं। नारायण मूर्ति जी 70 घंटे की बात क्यों कर रहे हैं? क्या वो खुद काम करते हैं या फिर इन्फोसिस में ये कल्चर है? तो इस पर काफी बवाल मचा था। जिन लोगों को काम करना है, जिन लोगों के पास मिशन है कुछ करने का, वो 170 घंटे कर ही रहे हैं। ये युवा और ये उस इंडिविजुअल को चूज करना है कि उस वो मिशन पे है, उसे कुछ मिशन अचीव करना है, तो वो 70 घंटे अपने आप ही काम कर लेगा। और अगर नहीं है तो वो आराम से 6-8 घंटे की नौकरी करके भी अपना जीवन चला रहा है। देखो आज वो कॉर्पोरेट है, 2 मिनट में बवाल खड़ा कर दिया लोगों ने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 5 घंटे सोते हैं, 18 घंटे मतलब अपना काम करते हैं। हाँ। और सारा वर्ल्ड उनकी इंटरव्यू के अंदर ये बात पूछता भी है और वो बताते भी हैं। हाँ। मेरे शायद कोई बवाल शायद उनके बारे में नहीं कहा, और किसी ने नहीं बताया क्यों। अब क्या हुआ कि वो एंटरप्रेन्योर है, काम करते हैं कमाने के लिए। ये एंटरप्रेन्योर है एक तरह से केवल समाज को, देश को देने के लिए। तो बवाल नहीं देखा, तो मैं मेरे लिए करूं तो थोड़ा बवाल मच जाता है, मैं समाज के लिए एज ए सामाजिक कार्यकर्ता काम करूं 24 घंटे में, मान लो 20 घंटे, तो भी नहीं मचता। हाँ। तो अब जो सबकी अपनी अपनी सोच रहती है। हाँ। और एंटरप्रेन्योर जो चाहते हो 142 करोड़ जनता में सारे बन जाए तो अनबैलेंस हो जाएगा, फिर तो कोई आपको नौकर उसके सर्विस करने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं आपको कहीं भी। तो ये परमात्मा का, ईश्वर का एक काम है कि बैलेंसिंग करके रखो। तो वो जो 0.2% जो एंटरप्रेन्योर है, वो इन 142 करोड़ में से ही सिलेक्ट होने हैं। अब वो सारे तो होंगे नहीं, तो कोई बिरला होते हैं, कुछ पागल होते हैं, कुछ मतवाले होते हैं जो उसमें से बनते निकलते हैं। उसी में अनिल अग्रवाल जी है, व्हाट ही इज ओनली 10th या 12th पास है, जो वेदांता के नेम एनीबॉडी, उनके नेक्स्ट जनरेशन जरूर बड़ी बड़ी एजुकेशन ले ली होगी, मगर ओपी जिंदल है, इज ओनली 6th पास। मगर आज मैन ऑफ मशीन, वर्ल्ड जानता है उनको। धीरूभाई अंबानी इज ओनली 12th पास। शायद बाद में उनको डिग्री आया, डॉक्टर दुनिया भर लगाने वाले बैठ जाते हैं, बाबू जी आपको डिग्री लगा दूं क्या? मेरे पास भी कई लोग आए थे, और जी आपको पीएचडी की डिग्री लगा दूं। मैं ना भाई, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ।
पीएचडी नहीं लगा। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, पीएचडी के बाद मैं एकदम रॉकेट बन जाऊंगा, नहीं फिर मैं क्यों लगवाऊँ। तो मेरा ये कहने का मतलब ये कुछ दीवाने होते हैं, कुछ रेयर टू रेयर होते हैं जो ये काम कर जाते हैं, और वो जो कर जाते हैं वही पहचान बना देते हैं। क्योंकि जो लीक के हवा के झोंके में उसके साथ चलता है तो उसको शायद लोग कम पहचानते हैं। जो लीक से हटकर काम करता है वो बहुत कम संख्या में होते हैं, और कम संख्या वाले ही बड़ा काम करने की जरूरत रख सकते जो मतलब एक कहीं ना कहीं नाम कमाते हैं, तो कम संख्या वाले ही कमाते संख्या वाले कमाते हैं। नहीं, ठीक है, कम संख्या वाले लोग हैं वो। सही है, कंपटीशन भी कम है। पहला ऑफिस कहाँ खोला था आपने, और किस तरीके का ऑफिस था एक्चुअली? इनफैक्ट पहला तो मेरा आप कहो तो सैटेलाइट ऑफिस था, दुबला छाप ऑफिस। समझ गया। हाँ, जिसको आज चलता फिरता ऑफिस, हाँ स्कूटर पे ऑफिस चलता हाँ, ओके। क्योंकि वो भी जब खोलूंगा ना तो सब जेब में पैसा होगा किराया देने के लिए। तो आपने शुरू श्रीनगर से ही किया था काम? ना, मैं श्रीनगर छोड़कर आ गया था 86 में। पिताजी हैदराबाद रहते थे तो मैं हैदराबाद चला गया था। ओके। छोटा भाई हैदराबाद था, वो भी मेडिकल पढ़ रहा था। तो मैं जब हैदराबाद चला गया तो हैदराबाद जाने के बाद क्या हुआ कि 2-4 महीने, क्योंकि मैं तो बेरोजगार था, एयरपोर्ट छोड़ने के बाद मेरा काम ही नहीं था, परिवार का कोई काम ऐसा था नहीं। पिताजी रिटायर लाइफ जीते थे, बड़े भाई एक कंपनी में सर्विस करते थे, छोटा मेडिकल पढ़ता था। पर घर में उस टाइम पर जो पिताजी के कुछ पैसों से 1-2 टेम्पो किसी लोगों की फाइनेंस की हुई थी हमारी, वो टेम्पो हमारे पास में बाय डिफॉल्ट पेमेंट ना देने के बाद आ गई थी। तो पिताजी ने कहा कि टेम्पो को संभाल लो, खड़ी खड़ी खराब हो रही है, 1-2 चक्कर मार लेगी तो खर्चा निकल जाएगा। कोशिश करी तो उसके ऊपर जो ड्राइवर थे वही पुलिस पकड़ लिया, वो चोर चकारी। तो बोला ये वैसे इनसे नहीं होगा, ये तो सुबह शाम तक इनके साथ तो बड़ा सिर फोड़ना पड़ता है। बार बार कहते हैं कि पुलिस ने वो कर दिया, गाड़ी खड़ी कर दी, ये मांग लिया। तो फिर मैं उनके साथ जाना शुरू कर दिया, ड्राइवर के साथ। पुलिस रोक के पैसा मांगती थी, मैं पैसा नहीं देता था, भिड़ जाता था उनसे। तो फिर भिड़ जाता था, वो चालान काट दिया करते। घर वाले बोले तू मत जा, तू जा रहा है तो ज्यादा रोका करवा के ला रहा है, तो ये ड्राइवर ही कम से कम ठीक है। हाँ। तो इसी तरह से जीवन बीत रहा था। और इसी दौरान जो मैं एयरफोर्स श्रीनगर में था, मेरे साथ के मेरे एक डिप्टी कमांडेंट एससी गुप्ता जी, वो एयरफोर्स स्टेशन डुंडीगल हैदराबाद में ट्रांसफर होकर आए हुए थे। अच्छा। उसके साथ मेरे अच्छे संबंध थे जब मैं श्रीनगर में था। तो उसको ये बताता कि मैं हैदराबाद में हूँ। कहीं ना कहीं पता था, तो वहाँ का घर का तो था, वैसे उनके पास होगा। और किसी तरह वो मेरे से संपर्क कर पाए, न तो लैंडलाइन थी, न फोन था, न कुछ था। मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था। हाँ, उस समय तो ये कब भी नहीं था। तो संपर्क कर पाए तो मेरे को बड़ा पता नहीं, एकदम ये सर का आज समाचार मिला, मैं चलता हूँ। मैं भागा भागा गया वहाँ पर, उनसे मिलकर आया। वो बोला क्या करते हो? तो वो वर्ड्स मेरी याद है कि बोला जी कुछ नहीं करता, झक मारता हूँ। बोले झक क्या कोई मारने वाला काम होता है? बोला जी मैं तो अभी झक ही मार रहा हूँ, और कोई काम अभी करूँगा, पर अच्छा काम करूँगा। उस टाइम पे दिमाग में था कि शिफ्टिंग करूँ, मगर मेरे पास कोई साधन नहीं करने का, करूँ तो किसका करूँ। पर वो सीखा हुआ था, उसने मेरी जो दिल की बात कही कि आप यहाँ एयरफोर्स में हमारे 100-150 ऑफिसर है, इसमें से हर हफ्ते एक ऑफिसर जाता है, इसकी शिफ्टिंग क्यों नहीं कर लेते? मैं तो नहीं करनी आती ना, कोई मुश्किल नहीं है, आप करो, देखो करके। और यहाँ से जितने ऑप्शन आएंगे ना, मैं सबसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा, सबसे पहले आपसे पूछेंगे। तो माइंड में रहा, करूं ना करूं, करूं ना करूं। वहां से फिर मैं रात को एयरफोर्स से एक बस चलती थी, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बस चलती थी मेरे घर तक, पर वो टाइम बहुत लेती थी। तो नहीं आओ उस बस में, वहाँ सिकंदराबाद से मेरे घर पहुंचा, शाम हो गई। छोटा भाई भी आया हुआ था घर पे, मैं उनसे बातचीत करी कि यार ऐसे ऐसे मैं आज मिलकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा है कि ये काम कर ले, यार तो एक काम कर, सारा मेरे को बता, मैं दोनों साथ चलते हैं, कैसा काम होगा क्या होगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं दोगे? बोला हाँ। चल, अगले दिन हम चल दिए। उस दिन हम स्कूटर पे गए थे,
क्योंकि छोटे भाई ने 8-9 रुपये, 10, 12, 15 रुपये जो भी है पड़ता था, मामू से मांग लिए। और मैं तो बेरोजगार था, तो मेरे को तो किसी को मांगने का हक भी नहीं था, क्योंकि पता है मैं ले भी लूंगा, दूंगा कैसे? मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, खाली था, रोटी जरूर घर में खाया करता था, पर काम नहीं था मेरे पास। वैसे वो काम नहीं होता तो उसकी कदर भी थोड़ी सी ऐसी होती है। और कोई कह दिया करता, जा भाई उसका पैसा मांग के लिया, मैं लिया आया, जा वो चिट्ठी दिया, वो दिया आया, जा देख वो धोबी के पास कपड़े होंगे, मैं लिया आया। घर के काम, हाँ, घर के जैसे काम थे, वैसे ही मैं वही कंट्रीब्यूट था। 3-4 महीने हो गए थे, तो वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद सारा समझने के बाद भाई ने कहा, छोटे ने, कि ये काम करेंगे। मैं बोला, भी क्यों? अरे चिंता मत कर, कल से मेरी किताब मैं भेज देता हूँ, मैं मेडिकल नहीं करूँगा। ओके। बोला कि क्या बात करते हो, माँ क्या कहेगी? बोला कोई कुछ भी करने दो। एंड वहीं एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बैठे बैठे गुप्ता जी के घर के अंदर ही नाम हुआ अग्रवाल हाउस होल्ड कैरियर। वो नामकरण भी गुप्ता जी के माध्यम से वही हुआ। अच्छा। और उसके बाद वापिस आए और हमने दोनों ने पेपर पे, पेन पे लिख कर ये करना है, ये करना है, ये करना किया, और अग्रवाल हाउस होल्ड कैरियर को बस फाइनल कर दिया कि इसके नाम से काम करेंगे। अब किसी कई शिफ्टिंग के लिए काम मिल गया, शिफ्टिंग भी कर दी हमने। पुरानी बोरी, कट्टे, घास फूस, सुतली, सुए ले लाकर उसका जो भी जिस तरह जुगाड़ जो बोलते हैं ना, वो आज मैं सुनता हूँ तो आज तो मेरे को धक्का देके लोग बाहर निकाल देंगे, जुगाड़ से कोई पैकिंग होती है कि, बट वो जुगाड़ से हमने पैकिंग की। और उनके पास कोई साधन ही नहीं था, तो मेरा जो किया वो उनके लिए तो बेस्ट से बेस्ट। ऐसा वो काम किया। उसके बाद उसने कहा कि हमारे को बिल चाहिएगा, जिसके कारण हम ऑफिस से क्लेम कर लेंगे। तो मैंने एक व्हाइट पेपर पे कार्बन लगा के पेन से लिखकर बिल दे दिया। बोला ऐसा बिल हमारे पास नहीं होता, प्रिंटिंग बिल पास होगा और सीरियल नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो मैं किसी दुकान पे गया, बोला एक प्रिंटिंग बिल दे दो, सीरियल नंबर लगा हुआ। तो बोला ये तो दे दूंगा व्हाइट के ऊपर, आपका नाम अग्रवाल हाउस होल्ड कैरियर ना पेन से लिख लूंगा। अच्छा। तो वो भी उसने कहा कि पेन से नहीं चलेगा, अग्रवाल हाउस होल्ड कैरियर भी प्रिंट होना चाहिए और सीरियल नंबर होना चाहिए, इस तरह का। तो मैं छुपाने के लिए चला गया, 10 किताब छाप दो, जो गुड्स कंसाइनमेंट नोट बोलते हैं, बिल्टी हम जमाने में, उसको छाप दो, पैकिंग की लिस्ट छाप दो, लारी जो चाहती है उसका एक लोरी चलान बोलते हैं, मैनिफेस्टो, वो छाप। ये सारी चीजें बताई कि ट्रांसपोर्ट का काम करोगे तो ये चीजें चाहिए, चलेंगी। हाँ। तो अब इन सारे के लिए खर्चा लगना था। तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, करीबन 3900 रुपये का एक टोटल तय हुआ कि इतना पैसा लगेगा, ये आपको यदि 6 महीने की स्टेशनरी छपवानी है। शाखा में शाम को जाया करते थे, इवनिंग शाखा, साइकिल शाखा में घर के पीछे ही होती थी, थोड़ा सा पार्क। वहाँ के मुख्य शिक्षक थे टी विजय कुमार। तो उनसे मैंने कहा कि मेरे को यदि 4000 रुपये दिलवा दोगे ना, मेरे पास बिजनेस है और ये मैं शुरू कर दूंगा इमीडिएटली। ये काम तो मैंने कर लिया, मैं उसको बिल नहीं दिया, तो इसलिए मेरे को पैसे नहीं मिल रहे। तो उसने कहा कि ये काम करो, मेरे पास तो है नहीं, मैं भी मतलब अभी, तो वो प्राइवेट पढ़ा करता था, +2 कर रखी थी उसने। तो अपनी माँ के पास लेके चला गया, छोटे भाई की आयु के बराबर का ही था। अच्छा। तो उसकी माँ को हमने मिले, उसकी माँ को भी मैं मम्मी ही कहता था। तो मम्मी जी रमेश आया है, खाना खुना खिलाया उसने शाम के टाइम पर, चावल भात दही। उसके बाद धीरे सी कहने की हिम्मत हुई कि ये कुछ कहना चाहता है। तो मैंने कहा कि मेरे को 4000 रुपये चाहिए और इससे क्या करोगे, ये करोगे, ये करोगे। तो सारी बात समझा दी। उससे बोला कि फिर ये क्या करेगा? बोला इसका तो पता नहीं क्या करेगा। तो बोला इसको साथ ले लो। मैंने दिविजय काम करेगा क्या? बोला कर लूंगा। मैं नौकरी नहीं करूंगा। बोला अभी मेरे साथ काम कर। बोला हाँ साथ काम लूंगा, पार्टनरशिप में, नौकरी नहीं करूंगा। तो 4000 रुपये के अंदर हम वहां से लिए। शायद हमारे से खुश कोई व्यक्ति उस दिन था ही नहीं। तब हम व्यापारी बनने जा रहे, बिजनेसमैन बनने जा रहे। इन्वेस्टर मिल गया था। इन्वेस्टर मिल गया था। और फिर वो बोला कि सीए के पास चलते हैं, एक हैदराबाद में उस्मानगंज एक जगह है, उसके बाजू में ऊपर वाली बिल्डिंग में कोई सीए था, कोई तेलुगु। उसने कहा कि हम 3 का एक पेपर बना दो कि हम काम कर रहे हैं। तो उससे काम करेंगे, पक्का ही बना लो भाई, कर ले कुछ बात। मुझे पक्का बना दो, इसके लिए 500 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा कि दे देंगे आराम से। पर 300-400 रुपये में शायद हमने तय करके उसने पेपर बनाया
और सारा तय किया। 35% मेरा, 35% छोटे भाई का और 30% विजय कुमार का। हम 3 पार्टनर बन गए और फिर आंध्रा गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए चले गए। 100 रुपये हमारी वहाँ फीस लग गई, तो हमारे तो खत्म हो गए। तो उसके बाद स्टेशनरी छपाई, खान चाचा थे मोजमदाई मार्केट में, वो उनके दफ्तर में गया मैं, उसने स्टेशनरी हमारी छाप के दी और हमारा काम शुरू हो गया। पहला कंसाइनमेंट हैदराबाद से विशाखापट्टनम का उठाया और MES का मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस उसका उठवाया। उठाते कैसे थे, वो आया कैसे हमारे पास में, क्योंकि उसमें हमने 2000 पंपलेट छपवा लिए थे, हैंड बिल, 6 पैसे का एक बिल छपता था। तो वो बिल पे लिखा था कि अग्रवाल हाउस होल्ड कैरियर कोई भी हो, तो एक फोन नंबर, एक यूसुफ भाई और एक थे, हमारे नाम याद भूल गया उनका, कि उनका घर के बाजू में एक छोटा सा, मतलब ये सोफा भी नहीं आए, तीन साइड का ट्रायंगल टाइप का एक छोटा सा कोर्नर कटा हुआ था, उस पर उन्होंने एक पर्दा डाला हुआ था। तो मैंने निवेदन किया कि आप यदि ये फोन का एक लाइन खींच के अपने घर वाला सरुण भाई का और ये मेरे को दे दे, तो इसका बिल पूरा हम भर दे। तो सर बिल 100-125 बिल आता था। अच्छा, और आप भी यूज करो और हम भी यूज करेंगे, बिल मैं पूरा भरूंगा, एक लाइन खींच दो। तो उनके सोचा कि बढ़िया हो गया, तो बिल का 12 के बार बिल हो जाएगा। कितना बिल, उन्होंने फोन 10 की बजाय 12 करने शुरू कर दी, क्योंकि बिल तो हमको ही देना है। अच्छा, और हमारे को लालच था कि मेरे को फोन का डब्बा मिल गया, तो वो फोन मिल गया साथ में। हाँ, वो मिल गया। तो उसकी जगह हम बैठ गए, ऑफिस का अलग किराया दिया था हमने 50 रुपए साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसका अलग दिया। ऑफिस क्या था, कोई भी एक कुर्सी पे बैठ गया तो मैं खड़ा हुआ, मैं बैठ गया तो सारे खड़े रहे। तो वो डब्बे का नंबर हमने लिखवा दिया उसके पास। तो वो पंपलेट हमने लोगों के लेटर बॉक्स में डाल दिए और उससे इंतजार करते थे कि अब कोई फोन आए। तो उसमें से कोई का फोन आ गया, जो मैंने विशाखापट्टनम का सामान शिफ्ट किया। वो शिफ्ट करने के बाद सामान उनका सेफ पहुंच गया। तो जाते जाते क्या हुआ, उसका लड़का पढ़ता था जिसका शिफ्ट किया, वो बोला कि आप लोग काम करते हो, मेरा बेटा यहीं पढ़ रहा है, पार्ट टाइम आप इसको अपने इस काम में लगा लो ना। मैं बोला काम करेगा? बोला हाँ कर लूंगा अंकल। तो मैं क्या लेगा? बोला कुछ भी दे देना, मेरा तो खाने का खर्चा निकल जाए। तो हमने उसको 50 रुपए महीने के चक्कर में उसको रख लिया, आने जाने का भाड़ा निकल, बस का पास और 50 रुपए महीना। अच्छा, लड़का बड़ा मेहनती था, थोड़ा सा कद का था, 4.5-5 फीट का। तो हम 2, छोटा भाई 3 और एक उस फोन के पास बैठता था, 2 हम बाद में पैकिंग करते थे, पंपलेट फेंक के आते थे, सारा काम करते थे। इस तरह से ये शुरुआती हमारी अग्रवाल पैक कमर की हुई। 3-4 कंसाइनमेंट हमारे एक महीने में उठ गए और जो 4,000 रुपए थे हमें 28 दिन में हमारी मम्मी को दे दिए, मतलब आंटी को दे दिए। तो कर्ज मुक्त भी हो गया और जो राशि रही वो हमारी खुद की हो गई। मैं जब आ रहा था सर, मैं एक सवाल सोच के आया था कि उस समय इंटरनेट तो था नहीं, आज तो इंटरनेट से बुकिंग हो जाती है। किस तरीके से आपको पहला क्लाइंट मिला होगा, बट आपने उसका आंसर इस तरीके से इसको दिया कि किस तरीके से वो, और आपने सर अभी पूरी जर्नी में ना, मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा था जो आप जैसे बता रहे थे, इन्वेस्टर, को फाउंडर, जो सारा एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाया जाता है, राइट, टारगेट मार्केट, टारगेट क्लाइंट्स, टारगेट कस्टमर, क्लाइंट्स, राइट, फंड रेजिंग, लोन या इक्विटी हुई 30% इक्विटी हो गई, ठीक है, फिर हायरिंग, फर्स्ट हायरिंग, ये सारे पॉइंट्स आप अपनी जर्नी में वैसे कवर करते जा रहे हैं जो शायद MBA कॉलेजेस में, स्कूल्स में या इंक्यूबेशन सेंटर्स में पढ़ाया जाता है स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। इसमें फिर जो नई चीज आई, अब आपके इसके साथ वो जोड़ूंगा, एक्सपेंशन। हम मिलिट्री का काम करते करते आंध्रा बैंक के एक ऑफिसर ने हमारे से संपर्क किया, क्योंकि वो भी उस मिलिट्री कॉलोनी में ही रहता था, AWHO कॉलोनी। प्राइवेट को भी कोई घर मिला हुआ होगा पता नहीं। तो सबके हम इस्तार बांट के आते थे उनके लेटर बॉक्स में। तो वहाँ उस टाइम पर मिलिट्री कैंप में जाने के लिए इतना मुश्किल नहीं था। आज तो वहाँ 4 दीवारी हो गई, गेट पे एंट्री हो गई, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वहाँ तो उस टाइम साधारण से था, सबके घरों के लेटर बॉक्स होते थे, सब में कट कर हम डाल दिए, फिर इंतजार करते थे कोई तो आएगा।
तो आंध्रा बैंक का ऑफिसर एक यापूसा रोड पे उसका ट्रांसफर हुआ, आया, आने के बाद 2 साल के बाद उसका फिर दोबारा ट्रांसफर हो गया वापिस हैदराबाद। अच्छा। तो उसने समाचार भेजा चिट्ठी लिखकर कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, आप क्या यहाँ पर भी सर्वे दे सकते हो? दिल्ली में। तो हमने शाम के 10 बजे के बाद आपकी जो ये टेलीफोन कॉल होती थी 1/4 करीबन होती थी। अच्छा। जैसे 100 रुपये लगते हैं तो 25 रुपये लगते हैं, 25 रुपए। ऐसे मतलब। हाँ। तो मैंने उसको चिट्ठी लिखी कि आपके इतने बजे के बाद मैं कॉल करूंगा इस फोन पे। उनके पास फोन था घर में और ऑफिस में भी, बैंक ऑफिसर के पास में। तो फोन करके कहा कि देखो हमारा ऑफिस कुछ भी नहीं है, आप कहोगे तो मैं 2 बंदे यहाँ से ट्रेन से बैठ दूंगा, आपकी हम पैकिंग कर देंगे और यहाँ मटेरियल ले आएंगे, उस ट्रक में बैठ के मेरे दोनों बंदे वापस आ जाएंगे। हम्म। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि बैंक से पैसा मिलता था हम्म। ट्रांसफर का, वो पैसा ठीक मिलता था, अच्छा। तो हमारा सारा जाने का आने का खर्चा भी कवर हो रहा था। तो आदमी भेजे, पैकिंग करी। पैकिंग करने के बाद वहाँ 2-3 अफसर और आए हुए थे उनके घर में उसको सी ऑफ करने के लिए। ओके। तो उससे मिला कि एक अफसर और जा रहा है। तो अच्छा। मेरे लोगों ने कहा कि ठीक है, वो ठहर जाते हैं। हाँ। वे जो वापिस ट्रक की बजाय उस ट्रक को भेज दिया वैसे ही, हाँ। वो तो और ठहर गए। हाँ। तो ठहरने के बाद थोड़ा सा जब 2-4 शिफ्टिंग कंटिन्यू रही, तो टी विजय कुमार और भाई को मैंने कहा आप दिल्ली जाओ ट्रेन से, ये देखो यहाँ काम दिख रहा है, हैदराबाद से भी ज्यादा काम है। हाँ। तो वो दिल्ली आए और ये कोई अपना एपी भवन है यहाँ पर हैदराबाद के जो लोग आंध्र रहते प्रदेश हैं, भवन। रोटी भी मिल जाती है और रहने के लिए कोई नॉमिनल पैसे में वो रह जाता है, 4 पैसे में। ओके। तो एपी भवन में वो ठहरे 2-3 दिन वहाँ पर, 3 दिन के बाद वो निकाल देते हैं, इतना ही दिन रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने फिर किसी तरह से भी शाम के टाइम पर 10 बजे के बाद फ़ोन किया मेरे को, कि मेरे पास फ़ोन आ गया था वहाँ पर ऑफिस के अंदर जो ये था। हाँ। तो कि भाई यहाँ तो बहुत काम है और हम यहाँ रहकर काम करेंगे तो अच्छा है। तो इसमें से एक आदमी हमारा आएगा वापिस, कपड़े लेकर जाएगा और फिर वापिस हम दोनों यहाँ रहेंगे। तो आज़ादपुर सब्जी मंडी के सामने छोटा सा एक अनऑथोराइज एरिया टाइप का है, K6 केवल पार्क, आज तक वो याद है मेरे को दिल्ली का। उसके ऊपर उसी तरह छोटा सा रस्सी से पकड़ कर जैसे चढ़ गए हैं, उस तरह उन्होंने एक जगह मिली जो 100 रुपये 50 रुपये महीने के अंदर वो उधर रहने लग गए और वहीं से वो पंपलेट छापे। इन्होंने पंपलेट का एक नया तरीका देखा यहाँ पर कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो कारें रात को खड़ी रह जाती है पार्किंग की, हमेशा रहती है कारें, मतलब यहाँ पर 500-700 कारें, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, उनके वाइपर पे ये पंपलेट लगा के आया। हाँ, वो आज भी चलता है सर, आज भी करते हैं। वो लगा के आते थे और फिर इन्होंने भी वैसे ही किया कि नीचे एक दुकान थी किसी की, देसी ये क्या बोलते हैं, शराब की दुकान नीचे। अच्छा। उसके पास भी फोन था, उसी से इन्होंने ऊपर फोन ले लिया, लाइन ले ली और नीचे का फोन उसका हो गया, बिल दोनों का हम भर देंगे। ठीक है। सेम पैटर्न पे हमारे को ये फोन यहाँ पर मिल गया K6 केवल पार्क के अंदर। और फिर एक दिन मैं आया करीबन 7-8 महीने के बाद, तो मैं यार शराब की दुकान के ऊपर वो कोई आएगा, बोले हमारे कोई आदमी तो आता ही नहीं। नहीं, ये बदलो। बोला कहाँ बदले? मैं तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए। बोला अपने इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके बाद हम पहाड़गंज के अंदर एक किसी के पास आए, उसमें एक टेबल स्पेस हमारे को मिल गया, उसके ऑफिस के अंदर एक टेबल स्पेस मिल गया। पहाड़गंज होने से फायदा क्या हो गया कि उसमें इजीली एंट्री होगी, कोई भी आदमी हमारे ऑफिस में आ सकता था और हम उस सेंटर से कहीं भी जा सकते थे। तो एक 24 घंटे वहाँ बसें चलती थी, 24 घंटे पहाड़गंज के अंदर आपको भोजन मिल जाएगा। रात 11 बजे भी काम करके आओगे तो आपको कोई ना कोई चावल रोटी मिल जाती थी। वहाँ ज़रा सा मुश्किल होता था मेरे लिए। तो फिर हमने क्या किया कि ऐसा व्यक्ति भेजा यहाँ हैदराबाद से जो रसोइये का भी काम किया और उन्होंने पैकिंग का भी काम करता था, क्योंकि रोटी भी बना दिया करता था दोनों की, और वो भी कर दिया। तो हमारी अब 2 ब्रांच हो गई, हैदराबाद और पहाड़गंज। तो इस तरह करके हमारा एक्सपेंशन हुआ। फिर पिताजी का देहांत हो गया और उसी दिन दोस्त के पिताजी का देहांत, एक दिन दोनों पिताजी गए हमारे। ओके। तो वो ये वही दोस्त जिनसे जो पहले इन्वेस्टर थे, पार्टनर। हाँ, जो पहले पार्टनर में। तो भाई तो आया देहांत में सुबह मॉर्निंग में एयर इंडिया की फ्लाइट से
एयर इंडिया होती थी, अब एयरलाइंस कहते हैं ये, उस टाइम पे एयर इंडिया था। एयरलाइंस बोला करते थे, बाद में ये एयर इंडिया बनी। अच्छा। 10:30-11 बजे 1150 रुपये उसकी टिकट लगी थी, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो फिर हमारे एक रिश्तेदार को मैंने कहा कि भाई मदद करो, उसको अर्जेंट आना, पिताजी एक्सपायर हो गए। तो वो उसके पास स्कूटर था भाई के पास, वो कमला नगर से पैसे लिए, स्कूटर में बैठा, वो टिकट लेने के लिए सफदरजंग कहीं आना पड़ा था उसको, मेरी याद है, वहाँ से टिकट ली, फिर एयरपोर्ट पे आया और उसको लिया, और शाम के 4-5 बजे वो दो मतलब सुनती खबर। वो भी रात को आ गया, तो दोनों एक दिन में, एक आगे एक पीछे, हाँ। दोनों पहुंचे, हाँ। और दोनों दाह संस्कार भी उनका और पिताजी का एक साथ ही हुआ जी। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं अब ना दिल्ली नहीं जा पाऊंगा, कि जिम्मेवारी पिताजी की काम की जो थी छोटी मोटी, उनका व्हाइट वाश का काम था, लोगों के घरों में व्हाइट वाश करते थे, जब ठेके के कॉन्ट्रैक्टर मित्र थे मित्र के पिताजी, पिताजी। हाँ। हाँ छोटे थे उनके ऊपर, हाँ। तो बोला मैं पिताजी का काम देखूंगा, अब मैं तो जाऊंगा नहीं। छोटा भाई बोला ठीक है मैं जाता हूँ। छोटा भाई वहाँ चला गया और वो हैदराबाद रह गए, और छोटे भाई के साथ फिर एक बहन का लड़का, उसने कहा कि मेरे को भी कुछ काम बताओ, तो मतलब छोटे भाई के साथ रह जाए, तो 5 पैसे का पार्टनर बना के उसको साथ रख लिया, अच्छा। वो बन गए। हाँ। और हैदराबाद वालों ने कहा कि अब ना मैं इसमें ज़्यादा रुचि नहीं ले पाऊंगा, कि मेरा काम मेरे को संभालना है, इसमें से जो भी मेरा बनता है, तो 2 साल 87-89 की बात है, 2 साल तक हमने सारी बैलेंस शीट बनवाई किसी से, और कहने के बाद कहा कि 30 पैसे के हिसाब से आपका इतना बन रहा है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि मेरे को एक ऑफिस जो मूल लिया हुआ है हैदराबाद में, इसका एडवांस दे रखा था, ये दे दोगे तो मैं इसका किराया खाता रहूंगा, और उसकी कीमत हो गई थी ज्यादा अच्छा। कंपेयर टू, क्योंकि हमने कुछ पैसा वहां दे दिया था। तो आखिर में 30% का हिस्सा 20 लाख रुपए देकर हमने उसे बाई बैक किया। ओके। तो वो हम फिर 100% के मालिक बन गए, हाँ। और जिसमें 5 पैसे तो मतलब 20 लाख रुपए कैश देके, या वो ऑफिस दे दिया था जो 20? हाँ जो भी देकर 20 लाख में सेटल किया, तो वो सारा रहा, तो 5 पैसे का पार्टनर बन गया। फिर कुछ दिन के बाद बड़े भाई जो सर्विस करते थे, तो उसने कहा कि भाई इसका जो हिस्सा है मैं पेमेंट देकर मैं आ जाऊं, तो जो 5% जिसका था? 5 तो एक दे दिया था हमने, हाँ। तो बाकी जो 25% जो बचा हुआ, अच्छा, वो बड़े भैया बोले। हाँ तो बड़े भैया बोले, तो बड़े भैया को फिर हमने कहा कि 5 इनको देके जो बचा है 95, इसको हम तीनों भाई डिवाइड करते हैं। ठीक है। वो तीनों भाई डिवाइड करके हम फिर दोबारा पार्टनरशिप बनी, और फिर नाम रखा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, उस टाइम पर रजिस्टर्ड। तो वो पार्टनरशिप डीड को अलग कर दिया, ये फिर नई पार्टनरशिप बनी, नाम भी बदला आपने। तो उस दिन फिर 87 से शुरू हुआ, 89 में अग्रवाल पैकर्स का था, पैकर्स एंड मूवर्स का। इस तरह से ये। इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? पैकर्स एंड मूवर्स क्यों नाम जोड़ा? तो वो एक आप यदि अग्रवाल हाउस होल्ड यदि मैं कहूँ, तो आपका सबका एक, जब हमने 10 लोगों से पूछा कि भाई क्या क्या महसूस करते हो, बोला जी कुछ हाउस होल्ड है, फ्रिज टीवी आप बेचते होंगे, तो या वो लेके जाते होंगे नई फैक्ट्रियों से, तो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मेरा बिजनेस पैकिंग मूविंग का, और वर्ल्ड वाइड पैकर मूव का नाम था। तो मतलब कि सीधा ऐसा करो ना जिसमें लोग को समझ में आ जाए, क्यों समझाना पड़े हमारे को। वर्ल्ड वाइड कौन था? वर्ल्ड वाइड जो नाम है वो अच्छा, पैकर नाम मूव का का। नाम। अब मेरा पंपलेट डालता हूँ, उसमें से किसी को समझ में नहीं आता अग्रवाल हाउस होल्ड क्या है, हाँ जाता है। इतना पढ़ के पंपलेट फेंक देते थे वो। अच्छा। नीचे से पढ़ते तो शिफ्टिंग वो सारा लिखा हुआ था हमने, देखो नीचे तक कौन पहुंचते पढ़ेगा। नहीं थे। हाँ। हाउस होल्ड कैरियर का मतलब वही फ्रिज टीवी को ले जाने वाला होगा, हमको भेजना नहीं, घर सामान भेजना है, तो उससे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। पैकर मूव से कनेक्ट हो गए कि पैकिंग करके ये मूव करते हैं अपना सामान लेके। उस समय इंडिया में कोई कर रहा था ये काम? एक तो थी पे एंड राइट, बाहर की विदेशी पैकर्स कंपनियां जो डॉलर में रुपए लिया करती, भारी मात्रा में पैसे लेती थी, तो लोग कभी करवाते ही नहीं। आप ही ने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी है एक तरीके से इंडिया में। आप कह सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये इंडस्ट्री बन गई, इंडस्ट्री बन गई, और भारत सरकार ने भी इसको इंडस्ट्री मान लिया। हाँ, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग में ही शायद। लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस एक बड़ी इंडस्ट्री होगी जिसका करीब 7 लाख करोड़ का बिजनेस है, उसके एक वर्टिकल पैकर मूवर भी, पैकर्स एंड मूवर्स, एक जैसे कार कैरियर, गैस कैरियर, वो पानी ले जाने वाले वो कैरियर, देन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेल, ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, कोल कैरियर, ये सारे के सारे जितने भी कैरियर है सारे ये
एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंडर में आओ। हम्म।